Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. Today I am going to teach you history. In this topic, I will explain the imperial household. Next one, recruitment and the rank. And third one is the information and empire. बेटा द एम्पेरियल हाउस होल्ड का मतलब हो गया जहाँ पे राजा, उनके फैमिली, नोबल्स वगैरह एक पैलेस में रहते थे। उसका जो मेंटेनेंस था, कैसे सिस्टम था, इस सारी चीज़ों के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। इस इम्पेरियल हाउस होल्ड को ये लोग हरम कहते थे। इसमें इनकी मदर, सिस्टर, आंट्स वगैरह, फैमिली के जो सन, डॉटर वगैरह, इनके बेटा बेटी वगैरह जब तक छोटे रहते हैं सभी लोग यहाँ पर रहते हैं। तो ये इम्पेरियल हाउस होल्ड जो वर्ड है, इसके लिए इन्होंने एक हरम वर्ड यूज किया है, जो एक लेटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है एक स्केयर्ड प्लेस। बेटा इसको अंडरलाइन कर लेना, क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हरम। तो हरम मीन्स स्केयर्ड पैलेस, पवित्र स्थान। यहाँ पे एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे रूलर के रिलेटिव्स वगैरह, फैमिली के मेंबर जो हैं वो रहते हैं। अब आप सोच सकते हो कि यहाँ का जो मेंटेनेंस है वो कैसा होगा, सेफ्टी पर्पजेस कैसे होंगे। ठीक है, अब राजा जो थे उस टाइम में पॉलिटिकल रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए यहाँ पे एक से ज़्यादा मैरिज वगैरह करते थे। तो उन मैरिज जब करते थे तो जो नई दुल्हन आती थी तो उसका कैसे सम्मान किया जाता था, सत्कार किया जाता था, प्लस में उसको क्या स्टेटस मिलता था इस हरम के अंदर, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे अपन। ठीक है, अच्छा, जैसा कि अपन ने बताया तो हरम जो है ये एक डोमेस्टिक वर्ल्ड होता था मुगल्स वगैरह का। ये पर्शियन, मैं गलत बोल गया था, पर्शियन, ये लैटिन वर्ड नहीं है, पर्शियन वर्ड है ये हरम, जिसका मतलब होता था स्केयर्ड प्लेस। द मुगल हाउस होल्ड कंसिस्ट, अच्छा इसमें कौन कौन होते थे, एम्परर की वाइफ होती थी और कनक्यूबाइंस, कनक्यूबियंस का मतलब होता है उपपत्नियां, यानी कि एक मेन वाइफ होती थी और फिर पॉलिटिकल रिलेशंस बनाने के लिए ये लोग डिफरेंट स्टेट से डिफरेंट जो रूलर्स वगैरह थे, नेबरहुड वगैरह थे, उनके साथ में मैरिज वगैरह कर लिया करते थे, रिलेशंस बनाते थे। इसमें उपपत्नियों के अलावा हिज नियर एंड डिस्टेंट रिलेटिव होते थे, मदर होती थी, सौतेली माँ वगैरह होती थी, दादी वगैरह होती थी, सिस्टर, बेटियां वगैरह, डॉटर इन लॉज, आंट, चिल्ड्रन एक्सेट्रा इसमें रहते थे। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन पीपल इनके यहाँ पर रहते थे। अच्छा, अब सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या था, जब हाउस होल्ड रहेंगे तो यहाँ पे जो मेल थे वो कम अपॉइंट होते थे। मोस्टली जो काम है यहाँ पे फीमेल सर्वेंट का ही रहता था, या ट्रांजेक्शन बोलते हैं शायद उसको, हिजड़े वगैरह जो हैं उनको नौकरी पे रखा जाता था ताकि वो इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल कर सकें। पॉलीगैमी यहाँ पे प्रैक्टिस थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और रूलिंग ग्रुप में तो स्पेशली फॉलो की जाती थी। यहाँ पे राजपूत, मुगल के अंदर राजपूतों के साथ में भी रिलेशंस मेंटेन किए गए हैं। ठीक है, किस लिए मेंटेन किए जाते थे, पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स बनाए जाते थे। इससे क्या होता था, एक रूलर ने दूसरे किसी रूलर के साथ में मैरिज सिस्टम अगर बना लिए हैं तो क्या होता था, ये विश्वास किया जाता था कि आपस में ये एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, और अगर ये भी अगर किसी के ऊपर अटैक करते हैं तो एक दूसरे की ये लोग हेल्प करेंगे। अच्छा, कई बार क्या होता था, मोस्टली होता भी यही था, जब नई पत्नी आती थी तो उसके साथ में बहुत सारा दहेज वगैरह आता था, और यह लोग भी अपनी जब डॉटर की शादी करते थे तो बहुत सारे दहेज दिया करते थे। दहेज में जो आपके स्लेव्स वगैरह हैं इनको भी दिया जाता था। दिस एंश्योर्ड ए कंटिन्यूइंग हियरarchy relationship between the ruling group. It was through the link of marriage and the relationship that developed as a result that the Mughal were able to form a vast kingship network. कहा जाता है कि इसी मैरिज रिलेशनशिप की वजह से ही ये जो रूलिंग एलिट है या राजा महाराजा हैं मुगल में, इतना बड़ा एम्पायर एस्टेब्लिश कर पाए थे। मुगल हाउस होल्ड में भी डिफरेंट स्टेटस मिला हुआ था रानियों को, उप पत्नियों को, इस तरीके से वो अब अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो एक मेन वाइफ होती थी,
फ्रॉम द रॉयल एंड एरिस्टोक्रेट फीमेल्स होती थी, यानी कि राजा महाराजाओं की ही यहाँ पे पैदा जो हुई पुत्रियां होती थी उनको बेगम बोला जाता था। फिर से ध्यान देना, राजा एक से ज़्यादा शादियां करते थे, तो फीमेल्स जो हैं किसका राइट होगा, किसका बच्चा गद्दी के ऊपर बैठेगा, तो ये सारे रूल्स रेगुलेशंस पहले से ही तय थे। तो जो मेन वाइफ होती थी वो रॉयल फैमिली से रिलेटेड होती थी, यानी कि कई बार क्या होता था, राजा शिकार पे जा रहे हैं, रास्ते में उनको कोई फीमेल पसंद आ गई, उन्होंने उसके साथ शादी कर ली, तो उस औरत को, उस फीमेल्स को एज ए रानी तो अपॉइंट हो गई, वो मतलब दर्जा मिल गया, लेकिन वो राइट्स उसको वो कभी नहीं मिले। उसको सिर्फ एक मेहनताना वगैरह मासिक क्या कहते हैं मंथली जो चार्ज है मेंटेनेंस का वो उनको मिलता रहेगा। तो डिस्क्रिमिनेशन था उपपत्नियों के बीच में भी, अब अपन वो ही पढ़ेंगे। तो जो मेन होती थी उसको वो बेगम कहते थे, और जो दूसरी वाइफ वगैरह होती थी उनको ये आगाज बोलते थे। ठीक है, और इनका जो जन्म है वो नोबल परिवार में नहीं होता था। जिनका नोबल परिवार रिलेशन फैमिली में बात होता था वो तो बेगम बनती थी, और जैसे मैंने बताया रास्ते में अगर किसी को ले लिया है तो वो आगाज कहलाती थी। ठीक है, बेगम की जब शादी होती थी तो अपने साथ में वो बहुत सारा कैश लेकर आती थी, डोरी वगैरह लेकर आती थी, जिसको ये मेहर बोलते। नेचुरली रिसीव, जिसकी वजह से इनको हायर स्टेटस मिला हुआ था और ग्रेटर अटेंशन भी मिलती थी हस्बैंड की रेदर देन आगाज। फिर सुन लो क्या होता था, जो रॉयल फैमिली में जिनने फीमेल ने बर्थ लिया है, जब उनकी शादी होगी तो वो जब शादी होती थी तो बहुत सारा दहेज वगैरह वो लेकर आती थी। इसी दहेज की वजह से उनका जो स्टेटस है उस पैलेस के अंदर बनता था, और इनकी जो वैल्यू है वो आगाज की तुलना में ज़्यादा होती थी। अच्छा, और उपपत्नियां भी रखते थे, जैसे अभी हमने बताया उपपत्नियों को क्या बोला जाता था, आगाचा। क्या बोला जाता था, आगाचा। तो यानी कि सबसे ऊंचे लेवल पे तो बेगम होती थी, फिर आगाज होती थी, और फिर आगाचाज होती थी। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइफ हु आर सिटिंग इन ए मुगल पैलेस। तो आपको इन तीनों के बारे में लिखना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि जैसे हमने आपको तीनों रानियों के बारे में बताया, लेकिन ये रूल्स बने हुए थे, लेकिन कई बार देखा गया है इन रूल्स को फॉलो भी नहीं किया जाता था। जैसे मैंने कहा, बेगम के ही बच्चों को सिंहासन पे बैठा जाता था, आगाज और आगाचाज की बच्चों को सिंहासन पे नहीं मिलता था, उनको वो स्टेटस नहीं मिलता था। लेकिन यह देखा जाता था कि इनका जो रिलेशन है उस हस्बैंड के साथ में कैसा, जितना घनिष्ठ संबंध होता था, रिलेशन होता था, तो उतने ही ऊंचाइयों पर ये जा सकती थी। कई बार देखा गया है कि बेगम की तुलना में आगाचाज ने अच्छा स्टेटस मेंटेन किया है। Occupy the lowest position in the hierarchy of the female, intimately related to the loyalty. They all receive monthly allowance in the cash supplemented with gift according to their status. इनको monthly सैलरी अलाउंस वगैरह मतलब सारे खर्चे राजा की तरफ से इनको मिलते थे। The lineage based family structure was not entirely static. जैसे हमने बता दिया, ये फैमिली का जो स्ट्रक्चर है इसको फुलफिल पूरा नहीं किया जाता। The Aga and Agachas could rise to the position of a Begum depending on husband will. अगर हस्बैंड चाहे तो इनकी रेपुटेशन बेगम से भी ऊपर चली जाती है। ठीक है, एंड प्रोवाइड दैट ही डिड नॉट ऑलरेडी हैव 4 वाइफ, चाहे उसकी पहले से ही कितनी हो, provided that it did not already have 4 wives. Love and motherhood played important role in elevating such women to the status of legally wedded wife. अच्छा, एक तो क्या हो गया, हस्बैंड की विल हो गई। जैसे मैंने कहा कि हस्बैंड की विल के अकॉर्डिंग भी होता था। दूसरा क्या होता था, जैसे लव हो गया वो, तो फिर मदरहुड। कई बार क्या होता है, रानियों के पुत्रियां हो जाती हैं, बेगम की भी पुत्री हो गई है, आगाज की भी पुत्रियां हो गई, मतलब और आगाचाज के लड़का हो गया, तो उनकी रेपुटेशन बढ़ जाती थी। मदरहुड के अकॉर्डिंग भी इनकी स्टेटस बढ़ जाता। अपार्ट फ्रॉम वाइफ, यहाँ पे वाइफ जैसे अभी अपन ने किसके बारे में बात कर रहे हैं, हरम के बारे में।
पैलेस में जो इंपेरियल हाउस होल्ड है उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, इनके अलावा मेल्स और फीमेल स्लेव भी होते थे मुगल कोर्ट में काम को करने के लिए। द टास्क, उनको जो भी काम दिया जाता था, चाहे वो इम्पोर्टेंट हो, कोई सिंपल हो, सभी काम ये मेल और फीमेल वाले जो स्लेव थे ये ही करते थे। ठीक है, इनको पूरी तरीके से स्किल्ड किया जाता था, इंटेलिजेंस बनाया जाता था ताकि वो ये सारा काम कर सके। कुछ स्लेव होते थे जिनको यूनक बोलते थे, दूसरा शब्दों में ख्वाजा सर। ठीक है, यह इंटरनल और एक्सटर्नल हाउस होल्ड में एज ए गार्ड का काम करते थे, यानी कि उनको सुरक्षा का जो काम था वो इनका ही था। जैसे मान लीजिए ये एक पैलेस है, महल है पूरा, इस महल को सिक्योरिटी दी जाती थी, तो यहाँ पे तो मेल जो राजा के सैनिक वगैरह होते थे, फिर ये भी और भी नज़दीक, और ये वाला जो होता था अंदर वाला, यहाँ पे फीमेल्स जो स्लेव वगैरह थी या हिजड़े वगैरह जो थे, इनको ये अपॉइंट किया जाता था। अच्छा, कई बार देखा गया है ये सर्वेंट्स वगैरह इन वुमेन के व्यापार व्यवसाय में भी हेल्प करते थे। व्यापार व्यवसाय में हेल्प मतलब जैसे कुछ फीमेल्स ऐसी थीं जो घर से बैठकर अपना कोई व्यापार करती थी, हस्बैंड की डेथ हो सकती होगी उस कंडीशन में, या हस्बैंड ट्रेडिंग पर्पस से आउट ऑफ सिटी गए हों तब। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। नूर जहाँ जो थी वो मुगल क्वीन और प्रिंसेस थी, जिसने फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल कर रखा था। जब फाइनेंशियल रिसोर्स पे जब कंट्रोल हो जाता है तो खर्चे ये खुद तय करती हैं कि हमें खर्चे कहाँ करने हैं, कहाँ करने हैं। जैसे शाहजहाँ की जो डॉटर थी जिसका नाम जहानारा और रोशन नारा था, इनको एनुअल इनकम मिलती थी। ठीक है, और इनको हायर मनसबदार मिले हुए थे। मैंने आपको बताया था मनसबदार कौन होते हैं, जिनको सैनिक रखने की, सोल्जर्स रखने की परमिशन होती है, हायर स्टेटस माना जाता है ये। ठीक है, जब इनके पास इनकम होगी, काम होगा, तो ये पैसे खर्च करेंगी। ठीक है, ये जहानारा के बारे में कहा जाता है, इन एडिशन रिसीव रेवेन्यू फ्रॉम पोर्ट सिटी ऑफ सूरत। जो पोर्ट सिटी थी सूरत, यहाँ से इसको रेवेन्यू मिलता था। विच वाज ए लुक्रेटिव सेंटर ऑफ ओवरसीज ट्रेड। जो सूरत जो था उस टाइम में बाहर के देशों से जब ट्रेड किया जाता था तो वो एक केंद्र था। मतलब कि लुक्रेटिव का मतलब हो गया बेशकीमती जो सामान है, जो ऐशो आराम पे खर्चा होता था, वो सामान यहाँ पर आता था, जिसकी वजह से उसको वो रेवेन्यू, मतलब इसका रेवेन्यू बहुत ही ज़्यादा होता। अच्छा, कई बार देखा गया है जैसे कि जब फीमेल्स रिसोर्सेज के ऊपर जब कंट्रोल कर लेती हैं तो अब वो इन पैसों को खर्च भी करती हैं। तो कुछ फीमेल्स के बारे में बताया गया है कि ये बिल्डिंग पर और गार्डन पे भी खर्चा करती थी। कुछ रानियां ऐसी थी जिनको इनकम मिलती थी, तो उन्होंने अपने दिखाने के लिए, शौक पूरे करने के लिए कुछ बिल्डिंग इससे बनवाई और कुछ गार्डन्स भी बनवाए। यहाँ पे जहानारा के बारे में बताया जा रहा है, ये शाहजहाँ की जो न्यू कैपिटल जो थी, जिसको शाहजहांबाद कहा जाता है। अभी लास्ट टॉपिक में अपन ने पढ़ा था। शाहजहांबाद में इन्होंने को सजाया था, उसका आर्किटेक्चरल जो प्रोजेक्ट था इन्होंने ही उसका सुपरविजन किया था। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे डबल स्टोरी एक इन बनाई थी। इन का मतलब होता है कैरेवन सराय, यानी कि कोई धर्मशाला भी बनाई थी, जिसमें कोर्टयार्ड थे और गार्डन थे। और जो बाजार और जो चांदनी चौक था, जिसको शाहजहांबाद की नब्ज कहा जाता है, वो सभी का सभी जो डिजाइन है वो जहानारा ने किया था। तो क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द फीमेल इन इंपेरियल हाउस होल्ड। तब आप 3 फीमेल्स के बारे में बता देंगे, उनका स्टेटस बता देंगे, प्लस में ही फिर इनके फाइनेंशियल रिसोर्स के साथ में इनको अटैच कर देंगे, जिसकी वजह से इनका आर्किटेक्चरल वर्क में इंटरफेरेंस होता था और वो ऐसी ऐसी चीज़ें बनाती थी। सभी नहीं थी लेकिन फिर भी करती थी। इंटरेस्टिंग एक बुक मिली है अपन को, जो कि हुमायूंनामा जो थी बुक, जो गुलबदन बेगम ने लिखी थी। इसको अंडरलाइन कर लेना, एमसी को इसका क्वेश्चन है। यानी कि जो गुलबदन बेगम थी, उन्होंने एक हुमायूंनामा एक बुक लिखी थी। इस हुमायूंनामा बुक के अंदर इन्होंने डिटेल
लिखा था अबाउट द इम्पेरियल हाउस होल्ड के बारे में, कि राजा का जो हरम है उसमें वो कैसे सिस्टम वगैरह फॉलो किए जाते थे। जो गुलबदन बेगम है ये कौन थी? ये डॉटर थी बाबर की, और बहन थी हुमायूं की, और आंटी थी अकबर की। ठीक है। गुलबदन जो बेगम है इनको तुर्किश और पर्शियन लैंग्वेज लिखना आता था, आराम से लिख लिया करती थी। अकबर जब अबुल फजल को, जब अकबर ने ये कहा कि भाई तुम मेरे ऊपर बुक्स लिखो, जैसे आईने अकबरी था, अकबरनामा था, ये जो चीज़ें थी इनको लिखने के लिए कहा, तब अकबर को हुमायूं और बाबर के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, क्योंकि अकबर जब 5-6 साल के थे जब तो गद्दी पे, 11 साल के थे जब तो गद्दी पे बैठ गए थे, यानी कि उनसे पहले इनके फादर की डेथ हो गई थी। अपने फादर को ये ज़्यादा नहीं जानते थे, तो इन्होंने अबुल फजल को कहा, गुलबदन को कहा कि भैया अबुल फजल को हुमायूं और बाबर के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आप दें, ताकि वो इनको टाइम के अकॉर्डिंग सेट कर सकें। अच्छा, हालांकि गुलबदन बेगम ने जो बुक लिखी थी, कौन सी बुक लिखी थी? हुमायूं नामा। इस हुमायूं नामा बुक में उन्होंने ज़्यादा मुगल एम्परर की बड़ाइयाँ नहीं लिखी थी, जबकि उन्होंने उस बुक में क्या लिखा था? जब बुक ये लिख रही हैं तो इस बुक में वो एम्पेरियल हाउस होल्ड की जो फीमेल्स जो थी उनकी बड़ाइयाँ वो ज़्यादा लिखी थी उन्होंने। ठीक है। उन्होंने लिखा था कि किस प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन्स रहते थे राजा और राजकुमारों के बीच में, और किस तरीके से जो एल्डर वुमेन है, यानी कि उस महल में जो वृद्ध महिलाएं जो हैं, फीमेल जो हैं, वो कैसे इनके इस कॉन्फ्लिक्ट वगैरह को रिसॉल्व करती थी। ये सिस्टम अपने आज भी होता है घर में, पापा और बच्चों में लड़ाई हो जाती है तो मम्मी बीच में करती है, हालांकि तो मम्मी को वैल्यू नहीं देते हो। कहीं टूर वूर पे जाना है, कहीं पैसे खर्च करवाने तो मम्मी को पटा लेते हो, अदरवाइज आपको मम्मी से कोई मतलब ही नहीं होता है। अब आ गया एम्पेरियल हाउस होल्ड पढ़ रहे थे, अब एम्पेरियल ऑफिसर्स के बारे में पढ़ेंगे कि राजा के दरबार में किस किस प्रकार के लोग बाग रहते थे। ठीक है। तो उनकी भर्ती, रिक्रूटमेंट, मतलब उनको अपॉइंट कैसे किया जाता था, और उनको जो रैंक वगैरह है वो कैसे मिलती थी। अच्छा, इसके लिए मैं बता देता हूँ। तो पहले तो क्या होता था, जो राजा के राजकुमार हैं उनको किसी भी तरीके से कोर्ट में एंट्री मिल जाए तो फिर वो अपनी पावर को बढ़ा सकते थे, सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ा सकते थे। तो इसके लिए वो बाकायदा एप्लीकेशंस देते हैं कि भाई हमको, अब हम बड़े हो गए हैं और हमने ये स्किल्स कम अडॉप्ट कर ली हैं, और अब हम मुगल गवर्नमेंट में अपनी सर्विस देने को तैयार हैं। एप्लीकेशन देते हैं, उनके एप्लीकेशंस को मान लिया जाता है। अच्छा, अब रैंक भी वही, इनको काम के अकॉर्डिंग, जैसे अभी आपको सारा डिटेल में पढ़ के ही समझा देते हैं। रैंक जो है, पहले छोटी रैंक मिलती है, फिर अपनी एलिजिबिलिटी दिखाते जाते हैं और अपनी रैंक बढ़वाते जाते हैं। फिर भी मुगल ऑफिस के अंदर जो सबसे ज़्यादा, जैसे आपके पापा की वैल्यू क्यों है घर में? क्योंकि पापा फाइनेंस करते हैं घर में हर सभी चीज़ों को, तो पापा सोर्स ऑफ इनकम है वो जनरेट करते हैं इस वजह से। तो उसी तरह ही हर जगह पे उस बंदे की इंपॉर्टेंस होगी जो पैसा जनरेट करता है, जो फाइनेंशियल मिनिस्टर है उसकी रेपो ज़्यादा होती है। चलो पढ़ते हैं। मुगल क्रॉनिकल, स्पेशली द अकबरनामा है एम्पायर इन विच एजेंसी रेस्ट ऑलमोस्ट सोली विद द एम्पायर। पूरा वसीयतनामा है, पूरा इस अकबरनामा बुक के जरिए, जैसे अपन ने पढ़ा था, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, सभी प्रकार की डीप इंफॉर्मेशन अपन को इस बुक से मिलती है। ठीक है। वाइल द रेस्ट ऑफ द किंगडम हैज बीन द फॉलोइंग हिज ऑर्डर, पूरे दिखाया गया कि राजा ही जो था इसमें सबसे मेन होता था, और राजा के अलावा जो भी लोग बाग होते थे उनका काम क्या होता था? उनका काम ये होता था कि उनको राजा की बातें माननी है। आगे चलते हैं। Yet if we look more closely at the rich information these histories provide about the apparatus of the Mughal state, understand the way in which imperial organization, इस बुक के जरिए अपन को डिटेल इंफॉर्मेशंस
पता चलती है कि किस प्रकार से इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन था। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पिलर जो था वो क्या था, कॉर्प्स ऑफ ऑफिसर। एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट पिलर किसको माना जाता था, कॉर्प ऑफ ऑफिसर, यानी कि ऑफिसर्स की टीम को माना जाता था। ये डिफरेंट टाइप के काम करते थे और इनको इसी वजह से कलेक्टिवली नोबल स्टेटस मिला हुआ था। अच्छा, इस नोबिलिटी के अंदर जरूरी नहीं है कि एक ही कास्ट के पीपल को रिक्रूट किया जाए, डिफरेंट एथनिक और रिलीजियस जो ग्रुप होते थे उनको भी यहाँ पे जगह मिलती थी। अच्छा, दिस इंश्योर्ड दैट नो फैक्शन वाज लार्ज इनफ टू चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। और यह ध्यान रखा जाता था कि इनके बीच में कभी कोई भी संघर्ष वगैरह ना हो। अच्छा, इनको दूसरा भी एक सिंबल दिया गया था, कॉर्प ऑफिसर्स को वो गुलदस्ता भी बोलते थे, कि जो गुलदस्ता होता था, ये गुलदस्ते में फूल फ्लावर्स भी होते हैं, लीव्स भी होती हैं, स्टेम भी होती हैं, और ये सभी मिलकर उस फ्लावर को कितना सुंदर, उस बुके को कितना सुंदर बना देते हैं। तो वो का वही सिस्टम यहाँ पे था। अकबर जो था एम्पेरियल सर्विस, अकबर की एम्पेरियल सर्विस में राजशाही नौकरी में तुरानी भी थे, ईरानियन भी थे, और यह लोग अकबर से पहले भी थे और इन सभी का पॉलिटिकल डोमिनेशन था, मतलब कि इनका वर्चस्व था अकबर के दरबार में, क्योंकि बाबर के टाइम से, हुमायूं के टाइम से यहाँ पर थे। इसमें लिखा हुआ मैनी हैड एक्कम्पनी हुमायूं, पहले से ही थे, हुमायूं के टाइम से थे, और बाद में कुछ लोग माइग्रेंट होकर, यानी कि हुमायूं के बाद में भी ये मुगल कोर्ट के अंदर आ गए थे। अच्छा, यहाँ पे टू रूलिंग ग्रुप्स ऑफ इंडियन ओरिजिन एंटर द इंपेरियल सर्विस फ्रॉम 50-60। अच्छा, उस टाइम में रूलिंग जो ग्रुप था, टू टाइप के पीपल ज़्यादा थे इसमें। एक तो कौन से थे, राजपूत थे, और दूसरे इंडियन मुस्लिम थे जिनको सिखाजाज बोला जाता था। द फर्स्ट टू ज्वाइन, अच्छा, जो पहला राजपूत जो था वो कौन था जिसने मुगल कोर्ट में एंट्री ली थी, उनका नाम था राजा भारमल। राजा भारमल कछवा थे, ये आमेर के राजा थे, ठीक है, और इनकी जो बेटी थी वो अकबर के साथ में उनकी शादी हुई थी। अच्छा, मेंबर ऑफ हिंदू कास्ट इंक्लाइन टुवर्ड एजुकेशन, जिन हिंदू मेंबर्स का, जिन हिंदू लोगों का एजुकेशन में और अकाउंटेंसी में दिमाग चलता था, वो लोग अकबर के इस कोर्ट में एंट्री ले सकते थे। अच्छा, इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे एक फेमस फाइनेंस मिनिस्टर था जिसका नाम था राजा टोडरमल, और ये कास्ट से खत्री थे, यानी कि जैसे राजा के टाइम में हो, अकबर के टाइम हो, किसी भी राजा के, राजा क्या करते हैं, एलिजिबल पर्सन, योग्य जो बंदे होते हैं उनको नौकरी पर रखते हैं। इनको नौकरी पर रखने से क्या होता है, राजा की शासन व्यवस्था अच्छी होती है। दो प्रकार के राजा हुए, एक तो राजा वो हुए जिन्होंने पीपल्स के वेलफेयर के लिए काम किया, और कुछ राजा ऐसे हुए जिन्होंने खुद के वेलफेयर के लिए काम किया, तो उनको चापलूस लोग ज्यादा पसंद होते थे। तो ऐसे जो राजा महाराजा होते थे वो ज्यादा समय तक के लिए अपनी गद्दी पर नहीं बैठते थे। आगे चलते हैं। ईरानियन जो थे हाई ऑफिसर अंडर जहांगीर, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ईरानियन जो थे वो जहांगीर के टाइम में बहुत पावरफुल लोग बाग थे हैं। यहाँ पे एक नूर जहां थी 1645 में, यह खुद एक ईरानियन थी। औरंगजेब ने भी कुछ राजपूत जो हैं उनको हायर पोजीशन पे एस्टेब्लिश किया था। मराठा भी जो थे वो भी उनकी कोर्ट में, मराठा का नंबर भी उनकी कोर्ट में बहुत ज़्यादा था। देखो, अकबर ने भी बहुत सारे नॉन मुस्लिम पीपल्स को जॉब दिया है, और जहांगीर के टाइम में ईरानियन पीपल्स जो थे वो ज़्यादा पावरफुल थे, क्योंकि वो जो उनकी पत्नी थी नूर जहां बेगम, वो खुद एक ईरानियन थी। औरंगजेब ने भी राजपूतों को और मराठाओं को भी सम्मान दिया था। ऑल होल्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसेज हेल्ड रैंक, जो भी गवर्नमेंट ऑफिस में रहता था उनको एक रैंक मिली हुई थी, एक पदवी मिली हुई थी, जिनको मनसबदार, मनसब बोलते थे। यह मनसब जो है टू न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन,
मनसब कैसे मिलती थी? ये दो तरीके से मिलती थी। एक तो बोलते हैं जात। जात का मतलब यहाँ पे कास्ट से नहीं है, जैसे ना जाति व्यवस्था, तो यहाँ पे जात बोलते हैं। पोजीशन द एम्पायर है, हियरकी एंड द सैलरी ऑफ द ऑफिशियल मनसबदार। एक तो कैसे मनसबदारी मिलती थी? जात के जरिए मिलती थी, इनको एनुअली इनकम वगैरह मिलती थी। और दूसरे होते थे सवार, यानी कि डेजिग्नेशन जो है वो टू टाइप से मिलता था। एक तो जात कहते थे, दूसरे को सवार कहते थे। जो सवार जो थे उनका काम क्या था? वो एक घुड़सवार सेना बनाएंगे। ठीक है। इन 17th सेंचुरी मनसबदार जो थे कई बार 100,000 जाट और अबाउ रैंक एज नोबल, और जिन लोगों के पास में जिनको मनसबदार बोला जाता था, मतलब मनसब एक रैंक हो गई, उसको होल्ड करने वाला मनसबदार कहलाता था। और कुछ मनसबदार ऐसे हुए जिनके पास में 1000 जात वगैरह थी, और इनको उमरा बोला जाता था, और इसका प्लूरल फॉर्म है आमीर, यानी कि एक प्रकार की रैंक हुआ करती थी। नोबल जो थे, अभी नोबल्स क्या करते थे? जैसे मैं भी कहा, मनसबदार वगैरह जो नोबिलिटी थे, यानी कि ग्रुप ऑफ ए पर्सन, जो राजा के रिलेटिव्स वगैरह भी हो सकते थे, प्लस में राजा के जो ऑफिशियल्स वर्कर होते थे जिनको अच्छा स्टेटस मिला हुआ था, वो भी नोबल में आते थे। इन नोबल्स का काम क्या होता था? ये राजा के साथ में लड़ाई में शामिल होते थे। और कई बार ये भी देखा गया है, मोस्टली जो राजा होते थे, जैसे अकबर कभी बहुत ही कम लड़ाई लड़ी है उन्होंने, अपने ये मनसबदार ही भेजा करते थे। जैसे पृथ्वीराज चौहान के साथ में लड़ाई हुई अकबर की, और पृथ्वीराज चौहान की कभी आमने सामने लड़ाई नहीं हुई। अकबर हमेशा अपने कोई ना कोई मनसबदारों को भेजा करता था। अच्छा, नोबल पार्टिसिपेट इन मिलिट्री कैंपेन विद द आर्मी एंड ऑल्सो सर्व एज ऑफिसर्स ऑफ द एम्पायर इन द प्रोविजन। ये जो नोबल्स होते थे ये लड़ाइयों में भी जाते थे, और जो डिफरेंट जो इनका पूरा एम्पायर जो होता था वो प्रोविजंस में बटा हुआ था, तो उन प्रोविजंस को भी सुपरविजन ये लोग करते थे। ईच मिलिट्री कमांडर जो थे वो रिक्रूटेड, उनकी भर्ती होती थी, इक्विप्ड एंड ट्रेन्ड द मैन स्ट्रीकिंग आर्म ऑफ द मुगल आर्मी द कैवेलरी। ये जो ऑफिसर्स होते थे ये डिफरेंट और ऑफिसर्स को भर्ती करते थे, उनको ट्रेंड वगैरह करते थे, उनको सुसज्जित करते थे, प्रॉपर हथियार वगैरह, आर्म्स वगैरह जो हैं ये तैयार करवाते थे, घोड़े वगैरह भी दिए जाते थे। ट्रोपर्स मेंटेन सुपीरियर horses branded as the flank by the imperial mark dog। कई बार अच्छे घोड़े भी लिए जाते थे। फिर एक क्या होता था, कई बार कुछ देखो, करप्शन हर जगह होता है। राजा ने अच्छे घोड़े भर्ती कर लिए, अब कुछ जो करप्ट पर्सन होते थे वो क्या करते थे, इन अच्छे घोड़ों को, उस टाइम अरबी घोड़े बहुत महंगे घोड़े आते थे, इनको एक्सचेंज कर दिया करते थे दूसरे सस्ते घोड़ों के साथ में। जैसे मान लीजिए मेरे को अच्छा घोड़ा दिया, अब मैं सोचा यार मेरे को यहाँ से ऑफिस तक ही तो जाना है, वहां से वापस आना है, तो मैं अपना अच्छा घोड़ा मैंने बेच दिया, दूसरा घोड़ा मैंने रख लिया। फिर राजा को कभी इस चीज़ के बारे में पता चला तो उन्होंने एक दाग सिस्टम लगाने लग गए, यानी कि घोड़े को गर्म सलाखों से एक स्टैंप लगा दी जाती थी। वो स्टैंप ये प्रूव होता था कि भाई ये एक रॉयल हॉर्स है, ठीक है, इसको आम पर्सन नहीं खरीद सकता था, या अगर आम पर्सन के पास में ये दिखाई देगा तो पूछते थे कि तुम्हारे पास ये घोड़ा कैसे आया। उसको दाग सिस्टम कहा जाता था। द एम्पायर पर्सनली रिव्यू चेक इन रैंक टाइटल एंड ऑफिशियल पोजीशन। राजा जो है खुद भी दूसरे अधिकारियों की रैंक वगैरह को भी चेक करते थे, लेकिन जो नीचे तबके का जो सोल्जर टाइप जो पर्सन है उसकी रैंक को वो लोग नहीं देखते थे। अकबर राजा महाराजा नहीं देखते थे, ऊंचे अधिकारियों को ही का ही चुनाव वो पूरी मेहनत से, ईमानदारी से, उनकी योग्य कुशलता के अकॉर्डिंग करते थे। अकबर हु डेजिग्नेट द मनसब सिस्टम ऑल्सो, अकबर ने ही मनसब सिस्टम को एस्टेब्लिश किया था। स्पिरिचुअल रिलेशनशिप विद ए सेलेक्ट बैंड ऑफ हिज नोबिलिटी बाय ट्रीटिंग देम एज ए डिसिपल मुरीद। अब देखो अकबर के बारे में ये कहा जाता है जो भी इसके नीचे काम करते थे उनके साथ में ये एक इमोशनली अटैचमेंट बना लिया करते थे उस लोग के साथ में। यह देखे कि भाई ये आदमी मेरे साथ रहता है, मेरे लिए सारी इतनी मेहनत कर रहा है ये, तो मेरे को भी इसके साथ में
एक अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तो वो इनको मुरीद वगैरह, चेला वगैरह के नाम से बोला करते थे। For member of the nobility, imperial service was a way of acquiring power, wealth and the highest possible reputation. जो नोबल होते थे, उनके जो बच्चे होते थे, अगर वो इंपेरियल सर्विस के जरिए, मतलब जो नोबल्स के जो बच्चे होते थे, सन डॉटर वगैरह, इनको इंपेरियल सर्विस अगर मिल जाए, अगर राजा के दरबार में नौकरी मिल जाए, तो वो उस नौकरी के जरिए अपनी पावर, अपना स्टेटस और अपनी वेल्थ बढ़ा सकते थे। जैसे मान लीजिए आज मैं हूँ, मेरे को मौका मिल जाए राजा के साथ में काम करने का, फिर मैं अपनी एबिलिटी दिखाऊं तो राजा भी खुश होगा, मुझे पैसे वगैरह देगा। और एक मेरे को दरबार में नौकरी के लिए मुझे स्ट्रगल करना पड़े, पता ही नहीं चले, मैं खूब मेहनत कर रहा लेकिन राजा तक मेरे को पहुंच ही नहीं पा रहा, तो मेरे को बहुत टाइम लग सकता था। तो इसलिए जो राजकुमार वगैरह होते थे वो एम्पेयर सर्विस में आना चाहते थे। इसमें लिखा हुआ है जो पर्सन ज्वाइन करना चाहता था उसको एक पिटीशन देनी पड़ती थी नोबल के सामने है, और हु प्रेजेंटेड ए तजवीज़ टू द एम्पर, एक एप्लीकेशन देनी पड़ती थी कि भैया मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं स्किल पर्सन हो गया हूँ, अब मैं राजा की नौकरी करना चाहता हूँ। ठीक है, ये एप्लीकेशंस वगैरह जो हैं, इफ द एप्लीकेंट वाज फाउंड सूटेबल ए मनसब वाज ग्रांटेड टू हिम, अगर वो पर्सन योग्य लगता है तो उसको मनसबदार बना दिया जाता था। तो एक मीर बख्शी होते थे जिनको पे मास्टर जनरल कहते थे, मैं सभी की तनख्वाह देने वाला बंदा यही था। यह ओपन जब कोर्ट लगती थी तो राजा के राइट में खड़े होते थे और जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका नाम बुलाया जाता था, उनको अपॉइंटमेंट मिलता था और उनको प्रमोशन भी मिलती थी। जैसे मान लीजिए राजकुमारों ने एप्लीकेशन दी, फिर राजा ने कभी दरबार रख लिया, हमें ठीक है कौन कौन नौकरी करना चाहता है, तो वो अपनी एलिजिबिलिटी दिखाएंगे और राजा के दरबार में नौकरी मिल जाएगी। और जिनको ऑलरेडी मिली हुई है तो उनके काम का देखा जाएगा कि उन्होंने काम कैसा किया है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको प्रमोशन भी मिलेगा। ठीक है, वाइल द ऑफिस प्रिपेयर, अच्छा फिर ये जो मीर बख्शी हैं उनको ये अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह देंगे, तो उसमें वो खुद भी अपनी सिग्नेचर प्लस स्टैंप लगाएंगे और उस पेपर पर ऑलरेडी अकबर जो राजा के साइन और स्टैंप वगैरह लगी हुई मिलेगी। अच्छा, उस टाइम पीरियड में राजा के सेंटर में 3 बंदे ऐसे थे जिनको रेपुटेशन, मतलब कि जो अच्छी रेपुटेशन थी। एक बंदा था फाइनेंस मिनिस्टर था, दूसरा था मिनिस्टर ग्रांट, जो राजा कई बार क्या करते थे, दान पुण्य वगैरह भी करते थे, किसी को खुश हो गए, हाँ भाई ठीक है वो जागीरात से तुम्हारी, तो एक वो इम्पोर्टेंट होता था। ठीक है, एक तो फाइनेंस मिनिस्टर मेन हो गया, दूसरा मिनिस्टर ऑफ ग्रांट्स मेन हो गया, इसके अलावा इंचार्ज ऑफ अपॉइंटिंग लोकल जज और काजी। इसके अलावा एक बंदा होता था जो वहाँ अपने एरिया में जो काजी वगैरह, जुडिशरी वगैरह इनको जो अपॉइंट करते थे, ये 3 बंदे इंपॉर्टेंट होते थे। 3 मिनिस्टर जो हैं कम टुगेदर एज एन एडवाइजरी बॉडी, ये तीनों मिलकर एक एडवाइजरी बॉडी होते थे। राजा है वो इनसे कभी सलाह मशवरा करते थे, और ये तीनों एडवाइजरी बॉडी होते थे, तीनों ही अपने अलग अलग काम करते थे, इंडिपेंडेंट होते थे। अकबर जो है अदर एडवाइस शेप द एडमिनिस्ट्रेटिव, फिस्कल एंड मॉनिटरी, मतलब कॉइन संबंधित, करेंसी संबंधित इंफॉर्मेशन है, सजेशंस है, वो इनसे लेते थे। नोबल जो थे सैंक्शन एट द कोर्ट वेयर ए रिजर्व फोर्स टू बी डेप्यूटेड। अच्छा, एक बंदा और था जिसकी क्या काम था, ये इसके पास एक रिजर्व फोर्स रहती थी। तो जैसे अपने इंडिया में भी होता है, एक आर्मी होती है, एक पैरामिलिट्री फोर्स होती है, पैरामिलिट्री फोर्स ही सारा काम करती है, कहीं कर्फ्यू लग गया तो पैरामिलिट्री फोर्स आएगी। आर्मी का काम क्या है, आर्मी अपनी रिजर्व फोर्स होती है, बॉर्डर पे जैसे बीएसएफ रहती है, जब कभी अटैक होगा किसी कंट्री के साथ में अपना, तो बीएसएफ पीछे आ जाएगी और आर्मी आगे जाएगी। ठीक है, जब बीएसएफ से कोई भी लड़ाई नहीं रोकी जाती है, संभली जाती है, उनको लगता है कि वह आर्मी बुला लेनी चाहिए, तब आर्मी वहाँ पे भेजी जाती है। तो उसी तरह ही यहाँ पे भी एक रिजर्व फोर्स रहती थी। इनका काम था रोजाना
सुबह और शाम जाके अपनी ड्यूटी बजाना, सारी व्यवस्था वगैरह देखना कि भाई सब कुछ ठीक है कि नहीं है। और राजा के साथ में पब्लिक ऑडियंस हॉल के अंदर मिलना। दे शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गार्डिंग द एम्परर एंड हिज हाउस होल्ड राउंड द क्लॉक। हमेशा ही राजा के परिवार की रखवाली वगैरह ये लोग करने में लगे रहते थे। अब नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं, इंफॉर्मेशन एंड द एम्पायर। अब अपन ने राजा के बारे में पढ़ लिया, एम्पेरियल हाउस होल्ड कैसा था वैसे, और रिक्रूटमेंट के बारे में कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। अब इंफॉर्मेशन, अब क्या है, राजा जो है अपनी कैपिटल सिटी में ही रहता था। राजा का एम्पायर बहुत वास्ट था, जैसे अभी अपन ने पढ़ा था इनका हिंदू कुश माउंटेन। कहाँ पे हिंदू कुश माउंटेन? पाकिस्तान में। वहाँ तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। हैं, इन्होंने पहले तो लाहौर में अपनी कैपिटल एस्टेब्लिश कर ली थी, फिर वहाँ से शिफ्ट करके ये आगरा में फतेहपुर सीकरी में ये आ गए थे। तो देखो अब ये एरिया डिस्टेंस है वो कितनी दूर डिस्टेंस होगी, कितनी लंबी डिस्टेंस होगी। अब पूरे एरिया में राजा है वो कैसे कंट्रोल करेगा? तो इसके लिए वो गुप्तचर सिस्टम, स्पाई वगैरह रखते थे। ठीक है, यह बहुत ही लंबी डिस्टेंस को बहुत ही कम समय में कंप्लीट कर दिया करते थे। ठीक है, इनके पास में लगातार दौड़ने वाले बंदे होते थे, घुड़सवार होते थे। ठीक है, राजा इनके साथ में प्राइवेटली मिलता था, एक दूसरे मिनिस्टर्स के ऊपर ध्यान भी रखा जाता था। ये सारी चीजें अपन इसमें पढ़ेंगे। द कीपिंग ऑफ एग्जैक्ट एंड डिटेल रिकॉर्ड वाज ए मेजर कंसर्न ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा इस बात से चिंतित रहता था कि उसको डिटेल रिकॉर्ड मिले और एग्जैक्ट आंकड़ा उनको मिले। ठीक है, तो मीर बख्शी सुपरवाइज द कॉप ऑफ कोर्ट राइटर। जो मीर बख्शी होता था इसका काम क्या था? यह कॉप ऑफ कोर्ट राइटर, यह जो राइटर्स वगैरह होते थे, दस्तावेज जो बनते थे, उनको ये केयरफुल स्टडी करता था कि सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो सही हैं कि नहीं है। मुगल कोर्ट में कुछ भी जो पेश होने जा रहा है, जैसे मैंने कहा अपॉइंटमेंट लेटर जो जाते थे, किसी के प्रमोशन लेटर जाते थे, उनको ये कीप मतलब कि डीपली वॉच करता था कि गलती ना हो गई। अगर गलती हो गई तो गलती की सजा मौत ही होती थी उस टाइम में। ठीक है, और इंपेरियल ऑर्डर को ये लोग फरमान कहते थे। इन एडिशन एक एजेंट होता था, वकील बोलते थे जिसको, ऑफ नोबल एंड कोर्ट अंडर द हेडिंग न्यूज फ्रॉम द एग्जैक्ट कोर्ट एंड अखबाराई आ दरबार आ मौला। ठीक है, इसके अलावा एक वकील भी एक होता था इनके अंदर। वकील का मतलब ये लॉयर के लिए नहीं आया है। ठीक है, अच्छा, जो वकील के क्या काम क्या करता था, ये जो कोर्ट में सेशन, पहर का मतलब हो गया सेशन मतलब 2020 और 21 वाला सेशन नहीं, पहर का मतलब हो गया किस टाइम में राजा ने कौन सा आदेश पास किया, ये सारी इंफॉर्मेशन वो उनको देता था। ठीक है, अखबारात कॉन्टेन ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज अटेंडेंस एट द कोर्ट। ये क्या काम करते थे अखबारात? जो मैंने बताया, वकील जो था वो आज कोर्ट में कौन कौन आया, ग्रांट ऑफ ऑफिस, किसको कोई ऑफिस दिया गया, क्या टाइटल्स दिए गए, क्या डिप्लोमेटिक मिशंस था, हैं प्रेजेंट रिसीव, क्या कौन कौन से प्रेजेंट आए, किसको लिया गया, कोई इंक्वायरीज वगैरह हैं, महाराजा की हेल्थ वगैरह, मतलब सारी डिटेल इंफॉर्मेशन ली जाती थी और बाकायदा डेट और टाइम के साथ में रखी जाती थी। अब यह जो सारी चीज़ें हैं इनसे पता चलता है एम्पेरियल हाउस होल्ड के बारे में, राजा के बारे में। दिस इंफॉर्मेशन इज वैल्यूबल फॉर राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ ऑफ किंग्स एंड नोबल। आ गया, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन बहुत काम की होती थी। News report and important official document travel across the length and breadth of the region under Mughal rule by imperial post। यानी कि डाकिये भी होते थे। इनका काम क्या था? ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को पूरे एरिया की लंबाई चौड़ाई में के अकॉर्डिंग, जैसे नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट भेजने के लिए। ठीक है, राउंड द क्लॉक रिले ऑफ फुट रनर, इनके पास में मैसेज को पहुंचाने वाले पैदल भागने वाले लोग बाग होते थे। कसीद और पर्थमार बोला जाता था इनको। ठीक है, यह पेपर को रोल्ड करके एक बैम्बू के कंटेनर में लेके जाते थे। जैसे ये इस टाइप का, इससे में क्या होगा, भागने में आसानी होती है, और इसको साथ डोरी के साथ में इसको बांध कर ये लोग रखते थे। ठीक है, भागते रहते थे।
The emperor received report from even distant provisional capital within a few days. कैपिटल से जो काफी दूर दराज में जो एरियाज थे वहां के बारे में राजा को फौरन पता चल जाता था. एजेंट्स ऑफ नोबल पोस्टेड आउटसाइड द कैपिटल. एजेंट्स और नोबल्स वगैरह होते थे, ये कैपिटल के बाहर इनको पोस्टेड किया जाता था. राजपूत प्रिंसेस और ट्राइब्यूटरी रूलर्स वगैरह जो होते थे ये सभी राजा के आदेश पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे या ऑलरेडी अपॉइंटेड थे. वहां पे ये बंदा जो था ये उनको ऑर्डर देता था, ऑर्डर या मैसेज जो था वो पहुंचाता था. बदले में जो भी उनका कोई रिटर्न रिस्पॉन्स होता था वो उस बंदे को वापस देते थे और वो भागता हुआ वापस आता था. द एम्पायर वॉज कनेक्टेड बाय द सुपरवाइजिंगली रैपिड इंफॉर्मेशन लूप फॉर पब्लिक न्यूज. ठीक है बेटा, ये सारा कुछ किया. आज मैंने सिर्फ 3 टॉपिक्स लिए हैं, इनको ढंग से पढ़ना. चैप्टर थोड़े से बड़े लेंदी हैं ये, ठीक है. 40 मिनट्स का चैप्टर है. स्कूल क्लासेस में भी तो अपन 50 मिनट का लेते ही थे. और कोई दिक्कत हो तो शेयर करना. ओके बाय.